नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कृषि, एग्रीकल्चर। आज हम जो है बेसिक एग्रीकल्चर या बेसिक कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, या फिर कृषि के अंतर्गत आने वाले उनकी शाखाओं के बारे में, कृषि के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे साथियों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृषि, एग्रीकल्चर सब कृषि से, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। ये दो एग्रीकल्चर शब्द जो है दो भागों में, एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एग्री मतलब सॉयल, कल्चर मतलब कल्टीवेशन, यानी कि मृदा के ऊपरी परत, यानी कि मृदा में कृषि कार्य करना या कर्षण कार्य करना कृषि एग्रीकल्चर कहलाता है। अब एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के बारे में हम देखते हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आने वाली शाखाओं के बारे में देखते हैं कि आगे हमें और एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। तो जो पहला हमारा टर्म है, पहला टॉपिक जो है एग्रोनॉमी यानी कि शास्य विज्ञान। एग्रोनॉमी यानी कि शास्य विज्ञान। हाँ, एग्रोनॉमी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोस फील्ड, नॉमस टू मैनेज करना, यानी कि कृषि कार्य को प्रबंधन यानी मैनेज करना, एक तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से कृषि कार्य को करना, फसलों उत्पादन के लिए एक अच्छे तरीके से मैनेज करके, प्रबंधन करके खेती करना एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम देखते हैं, एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर जो है लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टस यानी इनक्लोज एरिया, कल्चर मतलब कल्टीवेशन, यानी कि घिरा हुआ स्थान जहाँ पे खेती करें। उद्यान, जैसे कि उद्यान हम देखते हैं तो उद्यान में हम फल सब्जी को उगाना, यानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम कृषि फल सब्जी उगाना, खेती करना, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर की तीन शाखाएं हैं। हॉर्टिकल्चर को हम तीन शाखाओं में, तीन भागों में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी शब्द ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन प्लस ग्रीक भाषा से हुई है। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों के बारे में अध्ययन करते हैं। फल के उत्पादन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, कैसे उनका उत्पादन बढ़ाते हैं, मतलब पूरे फल के बारे में, उनके पूरे लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट जो है ओलेरी कल्चर। ये ओलेरी कल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। ओलेरी कल्चर शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसके अंतर्गत हम सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि सब्जियों की प्रोसेसिंग करना, सब्जियों की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, सब्जियों के बारे में पूरा ऑल ओवर सब्जियों के बारे में ही अध्ययन करते हैं, देखते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा फ्लोरीकल्चर, यानी ये फ्लोरीकल्चर भी लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरीकल्चर जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसके अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं, फूलों के बारे में अध्ययन करते हैं, फूलों की उत्पादकता के बारे में, उनके स्टोरेज के बारे में, सारी प्रक्रियाएं जो आती हैं इसके अंतर्गत, उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री में हम देखते हैं पालतू पशुओं के बारे में पढ़ते हैं, पालतू पशुओं के बारे में, उनके रहने के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में। जो पालतू पशु होते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री में उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है एंटोमोलॉजी, यानी कि कीट विज्ञान। ये ग्रीक वर्ड है, कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, यानी कि इसके अंतर्गत, ये प्राणी विज्ञान की वह शाखा है कि इसके अंतर्गत हम जो है कीटों का अध्ययन करते हैं, कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा हम देखते हैं अगला है प्लांट पैथोलॉजी, यानी पादप रोग विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान। इसके अंतर्गत जो है पौधों में होने वाले, पादपों में लगने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। पादप विज्ञान में
प्लांट पैथोलॉजी में हम पौधों में होने वाले रोगों के बारे में, लगने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है निमेटोलॉजी, यानी निमेटोलॉजी या सूत्रकीमियों, इसके अंतर्गत हम सूत्रकीमियों के बारे में अध्ययन करते हैं। सूत्रकीमी छोटे छोटे पतले पतले खंडहीन धागे नुमा संरचना के होते हैं, तो निमेटोलॉजी में हम उसका अध्ययन करते हैं। यही नेक्स्ट देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कायकी। तो प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कायकी के अंतर्गत हम पौधों की जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पौधों के जैविक क्रियाएं, पौधों की बढ़ावट, होने वाली अनेक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये है प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स, पादप प्रजनन व अनुवांशिकी। पादप प्रजनन व अनुवांशिकी, तो पादप प्रजनन व अनुवांशिकी के अंतर्गत हम जो है पौधों की नई नई संतति के बारे में पढ़ते हैं। पौधों के जीन या उनके पौधों के गुणों में उनके जीन का परिवर्तन करके देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है सॉयल साइंस यानी मृदा विज्ञान, यह लैटिन भाषा का शब्द है। सॉयल साइंस जो है, सॉयल साइंस लैटिन भाषा का शब्द है। और सॉयल साइंस के अंतर्गत जो है हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। सॉयल साइंस का हम 2 भागों में अध्ययन करते हैं, 2 अलग अलग भागों में। तो पहला जो है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी शब्द ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसके अंतर्गत हम जो है मिट्टी की बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं, उनकी जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी। वहीं नेक्स्ट जो हम देखते हैं इडफोलॉजी, क्या है नेक्स्ट जो हमारा है ये है इडफोलॉजी। तो इडफोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, लेकिन पौधों के केस में कैसे कि इडफोलॉजी में हम पौधों के वृद्धि के संबंध में या पौधों के संबंध में मिट्टी का अध्ययन करते हैं, वो है इडफोलॉजी के अंतर्गत। हमारा नेक्स्ट जो है एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा, ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसके अंतर्गत हम जो है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जैसे कि देश में काफ़ी जनसंख्या जो है, देश की काफ़ी जनसंख्या अनपढ़ है, लोग बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में हम लोगों के अंदर जागरूकता लाना, उनको शिक्षित करना, उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताना, समझाना, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें, रोज़गार प्राप्त कर सकें। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में हम इसका अध्ययन करते हैं। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट जो है कृषि सांख्यिकी। कृषि सांख्यिकी या एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत हम जो है कृषि संबंधित आंकड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। कृषि संबंधित आंकड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, कृषि की वर्तमान स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें जो इसके अंतर्गत हम कृषि के उत्पादन, कृषि संबंधित जो उत्पादन, प्रोडक्शन, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्तमान स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये कृषि सांख्यिकी। और नेक्स्ट जो हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कि कृषि अर्थशास्त्र। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम कृषि का जो है आर्थिक संबंधी अध्ययन करते हैं। कृषि के आर्थिक संबंध में अध्ययन करते हैं, देखते हैं आर्थिक क्या है उसका। अब यहाँ नेक्स्ट जो हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जैसे कि देखते हैं हम बायो यानी कि जैव, तो ये हमारा जो है एक तरह से एकदम जो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली हो, उन सब चीज़ों से उत्पादों को उत्पन्न करके उनको और बेहतर बनाना और सरल बनाना, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हम देखते हैं, ये अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, कौन सा शब्द लैटिन का है, कौन सा ग्रीक का है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्ज़ामों में पूछा गया। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कुछ शब्द हैं जैसे कि जिनके अंतर्गत लॉगी या नॉमी आए। कुछ शब्द ऐसे हैं, वे शब्द जिनके अंतर्गत लॉगी या नॉमी शब्द आए, तो उनकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। जैसे कि हमें पहचानना हुआ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रोनॉमी यानी कि किसी शब्द के अंत में अगर नॉमी लगा हुआ है तो हम समझते हैं कि वो उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। तो या तो लॉजी आए
या तो फिर नोमी आए, तो हम समझ लेते हैं कि उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। वहीं पोमोलॉजी देखते हैं, हमने बताया था अभी आपको, अपवाद में देखते हैं, ये पोमोलॉजी शब्द जो है ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। लैटिन प्लस ग्रीक भाषा दोनों भाषाओं का शब्द है। तो अपवाद इसके केस में कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि पोमोलॉजी शब्द जो है, क्योंकि इसके पीछे लॉजी आ रहा है, तो लॉजी से हम सीधा समझेंगे कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन नहीं, ये जो है लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। इस पे हमें ध्यान देना थोड़ा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वे शब्द जिनके अंत में कल्चर आता है उनकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर, उसके हॉर्टिकल्चर के अंत में कल्चर शब्द आ रहा है, तो हम समझ लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से, किस शब्द से? लैटिन भाषा या लैटिन शब्द से हुई है। वही नेक्स्ट हम जो देखते हैं कुछ कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। कृषि में होने वाली कुछ, एक समय ऐसा था कि हमारे देश में या फिर कृषि के क्षेत्र में बहुत पीछे था। एक समय ऐसा हुआ करता था कि लोगों के लिए खाने को उत्पादन नहीं हो पाना था, खाने तक के लिए। तो कुछ उसी के रिकॉर्ड में कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ की गई, उसी के बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति शब्द विलियम एस गॉल ने दिया। इसका संबंध, इससे संबंधित गेहूं व चावल उत्पादन में वृद्धि है। यानी कि हरित क्रांति शब्द जो है, हरित क्रांति शब्द की उत्पत्ति या ये शब्द दिया विलियम एस गॉल जी ने दिया। और हरित क्रांति क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या हम समझते हैं। तो हरित क्रांति, जब ये क्रांति लाई गई, एक लोगों में जागरूकता लाई गई, नए नए जो है प्रजातियां खोजी गई, तो गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। उस टाइम जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, इसीलिए इसे हरित क्रांति कहते हैं। इसका जो है विलियम एस गॉल जी ने हरित क्रांति शब्द नाम दिया था। और ये हरित क्रांति जो है गेहूं व चावल खाद्यान्न से संबंधित है। अभी बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में बात करेंगे हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक एनी बोरलग जी थे। कौन था? एन.ई. बोरलग। ये भी क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक अक्सर ये पूछा जा चुका है। टीजीटी, पीजीटी यानी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। कौन था? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। अब वहीं देखते हैं गेहूं में बौनेपन हेतु उत्तरदायी जीन नोरिन 10 है, आइसोलेटेड बाई डॉक्टर बोरलग। यानी कि जो गेहूं है, जब गेहूं पहले शुरू गेहूं में जो जीन डाली गई, गेहूं का उत्पादन बनाया गया, गेहूं में रिसर्च करी गई, देखा गया, तो जो उसके लिए उत्तरदायी जीन थी वो थी नोरिन 10। कौन जीन थी? नोरिन 10। और इसको आइसोलेटेड किए थे डॉक्टर बोरलग जी। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन, यानी कि गेहूं में बौनेपन जिस जीन के कारण आया उसका नाम, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो RH-T1 और RH-T2, कौन सा? RH-T1 और RH-T2 जो भारत में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन था, ये है RH-T1, RH-T2। अब वहीं देखते हैं हम चावल में बौनेपन का जीन। तो चावल में जो है बौनेपन का जो जीन है DGUG जीन है। कौन सा जीन? DGUG, चावल में बौनेपन का जीन। ठीक है। और हम यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति में विशेष योगदान के लिए सी सुब्रमण्यम को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में हरित क्रांति के लिए किसको जो है भारत रत्न दिया गया। ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि सी सुब्रमण्यम जी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किसके लिए? हरित क्रांति के लिए। वहीं नेक्स्ट हम देखते हैं पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। तिलहन उत्पादन, सरसों व सूरजमुखी वृद्धि। यानी कि पीली क्रांति
पीली क्रांति या येलो रिवोल्यूशन। इसका मतलब था, इस क्रांति का लाने का मतलब था आत्मनिर्भरता लाना, ठीक है, आत्मनिर्भरता लाना, अधिक जो है तेलों का उत्पादन करना सूरजमुखी और सरसों के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पीली क्रांति के पितामह। तो पीली क्रांति के पितामह यानी कि शुरुआत किन्होंने की थी, पीली क्रांति की शुरुआत किन्होंने की थी, तो वो थे साम पिटोरडा जी। कौन थे? साम पिटोरडा जी, जो पीली क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्वेत क्रांति यानी वाइट रिवोल्यूशन। श्वेत क्रांति यानी वाइट रिवोल्यूशन, ये दूध और दूध से संबंधित उत्पादकों के बारे में, क्या जो वाइट रिवोल्यूशन लाया गया, श्वेत क्रांति लाई गई, इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ये जो है इसकी शुरुआत भारत से की गई थी और ये दूध और दूध से संबंधित उत्पादकों को बढ़ाने के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए ये क्रांति लाई गई। भारत में श्वेत क्रांति के पितामह कौन थे? तो डॉक्टर वी वर्गीस कुरियन जी थे। ये जो है फर्स्ट चेयरमैन भी थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। ये जो डॉक्टर वी कुरियन जी थे भारत के, ये भारत में जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन भी थे और यही भारत में श्वेत क्रांति या फ्लड क्रांति ले आए थे, शुरुआत किए थे। भारत में फ्लड ऑपरेशन या श्वेत क्रांति जो है 1970 से शुरू होकर 1996 तक, 1970 से शुरू होकर 1996 तक 3 चरणों में किया गया, श्वेत क्रांति चलाया गया, श्वेत क्रांति। अब नेक्स्ट देखते हैं नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये मछली व समुद्री उत्पाद में वृद्धि, नीली क्रांति का मतलब जो था, इसकी शुरुआत की गई ये समुद्री उत्पादों के लिए या मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत जो 1960 में भारत में नीली क्रांति 1960 में की गई। और वहीं बात करते हैं भारत में नीली क्रांति के पितामह, तो डॉक्टर अरुण कृष्णा। कौन थे? भारत में नीली क्रांति के पितामह डॉक्टर अरुण कृष्णन जी थे। जो नीली क्रांति है ये, इसका सीधा संबंध है मछली उत्पादन या समुद्री उत्पादन से। समुद्री उत्पादन, इससे क्या होता है, लोगों में निर्भरता आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसके लिए, और इसके पितामह अरुण कृष्णन जी थे, उन्होंने शुरुआत करी थी। वहीं नेक्स्ट हम बात करेंगे गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन। तो ये झींगा व प्याज उत्पादन में वृद्धि के लिए, ये जो गुलाबी क्रांति लाई गई थी, इसका सीधा संबंध था झींगा या फिर प्याज उत्पादन में वृद्धि के लिए गुलाबी क्रांति लाई गई। वहीं नेक्स्ट हम बात करेंगे धूसर क्रांति या ग्रे रेवोल्यूशन। तो ये उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उत्पादन में वृद्धि। यहाँ पे देखते हैं धूसर क्रांति या फिर ग्रे रेवोल्यूशन। तो इसका सीधा संबंध था कि जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति में वहाँ पे उत्पादन को बढ़ाना था हरित क्रांति के अंतर्गत। तो धूसर क्रांति जो थी, इसमें फर्टिलाइज़र का उत्पादन किया गया, फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दिया गया ताकि खेतों को पूरी तरह से हमारे न्यूट्रिएंट मिल सके और उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो इसीलिए धूसर क्रांति लाई गई, या फिर उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लिए। वहीं नेक्स्ट हम बात करेंगे भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ये खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग उत्पादन में वृद्धि के लिए। भूरी क्रांति का मतलब ये है, या उसका सीधा संबंध इससे था कि जो हमारे खाद्य उत्पादन थे, खाद्य उत्पाद थे, उनको रखने के लिए प्रोसेसिंग की बात की गई कि उनको, क्योंकि ऐसे पे रखने पे अनाजों में बहुत जल्दी सड़न या फिर तमाम चीज़ें, रोग लग जाते थे। तो ध्यान दिया गया, ये जो भूरी क्रांति लाई गई कि फूड प्रोसेसिंग कैसे उसको रखा जाए, प्रोसेसिंग की जाए, उस पर ध्यान देने के लिए। वहीं नेक्स्ट बात करेंगे हम रजत क्रांति यानी सिल्वरी रेवोल्यूशन। तो ये अंडा या पोल्ट्री फार्म उत्पादन में वृद्धि के लिए। रजत क्रांति जो है ये लाई गई अंडा या मुर्गियाँ, पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा के लिए इसकी शुरुआत करी गई, रजत क्रांति। वहीं नेक्स्ट हम बात करेंगे काली क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन। तो ये बायोडीजल या जैव ईंधन जेट्रोफा उत्पादन में वृद्धि के लिए। काली क्रांति का मतलब ये है कि जैव से संबंधित है, जो हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुंचाए, उससे संबंधित था काली क्रांति। इसके अंतर्गत जो हम बायोडीजल या जैव ईंधन जेट्रोफा उत्पादन के वृद्धि की बात करते हैं। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन। तो ये मांस व टमाटर उत्पादन में वृद्धि के लिए जो लाल क्रांति चलाई गई, इसका सीधा संबंध था कि टमाटर उत्पादन को बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ मांस उत्पादन को भी बढ़ाया जाए। तो
लाल क्रांति इसलिए। वहीं बात करेंगे भारत में लाल क्रांति के पितामह, तो भारत में बात करेंगे लाल क्रांति के पितामह जो थे ये थे विशाल तिवारी। कौन था? भारत में लाल क्रांति की शुरुआत किन्होंने करी, उनका नाम था विशाल तिवारी। गोल क्रांति की बात करें, राउंड रिवोल्यूशन, तो इसका सीधा संबंध था आलू उत्पादन में वृद्धि। गोल क्रांति का मतलब सीधा सीधा गोल आलू, तो गोल क्रांति का सीधा मतलब आलू उत्पादन से था। वहीं हम देखते हैं सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन, तो फल उत्पादन से संबंधित था। ये जो सुनहरी क्रांति है इसका सीधा संबंध था फल उत्पादन से, कि फल के उत्पादन को बढ़ाया जाए। और नेक्स्ट जो है ऑरेंज क्रांति, ये नींबू वर्गीय फसलों से संबंधित था। किससे? नींबू वर्गीय, यानी नींबू वर्ग से जितने भी नींबू वर्गीय जो फल थे उनसे संबंधित था ऑरेंज क्रांति। अब वहीं नेक्स्ट बात करेंगे इंद्रधनुष क्रांति। कौन? रेनबो रेवोल्यूशन। ये कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, यानी कि रेनबो का मतलब सीधा सीधा या इंद्रधनुष का सीधा मतलब था कि कृषि के संबंध में या कृषि के क्षेत्र में कृषि से संबंधित या कृषि के क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों के बारे में एक क्रांति लाना और जागरूकता लाना, तो इंद्रधनुष उससे। भारत में इंद्रधनुष क्रांति के पितामह नीतीश कुमार जी थे। भारत में जो है इंद्रधनुष की देखा जाए तो शुरुआत, इंद्रधनुष क्रांति जो रेनबो क्रांति लाई गई, इसकी शुरुआत, इसके पितामह तो नीतीश कुमार जी थे, जो भारत में इंद्रधनुष क्रांति के लिए। आई होप ये क्लास आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्लास आप सबको पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।